हेलो, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। हमें जब हम रेस्पायर करते हैं, इंस्पायर एक्सपायर करते हैं, तो उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ब्रेन में कुछ सेंटर्स होते हैं। तो वो प्रेजेंट होते हैं पोन्स और मेडुला के लेवल पे। पोन्स में दो सेंटर्स होते हैं हमारे पास, एक अपर पोन्स में होता है न्यूमोटैक्सिक एंड एक लोअर पोन्स में होता है एपनियोस्टिक सेंटर। ओके, एंड मेडुला में दो सेंटर्स होते हैं, डीआरजी एंड वीआरजी, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब इनके फंक्शंस देखते हैं। पहले ये है कि प्री बोजिंगर कॉम्प्लेक्स एक सेंटर है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि जिसे हम कहते हैं पेसमेकर ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे हमारे हार्ट में बीट्स को जनरेट करने के लिए एसए नोड पेसमेकर है। सिमिलरली हमारे जीआई में जीआई मोटिलिटी को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सेल्स ऑफ काहाल है पेसमेकर। ऐसे ही रेस्पिरेशन भी एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है और इसको भी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक पेसमेकर है, उसको बोलते हैं प्री बोजिंगर कॉम्प्लेक्स। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारे सेंटर्स हैं इनका क्या काम है। हमने ऊपर पढ़े थे पोन्स में दो सेंटर्स हैं, न्यूमोटैक्सिक एंड एपनियोस्टिक सेंटर। जो एपनियोस्टिक सेंटर होता है उसका काम होता है प्रोलॉन्ग करता है वो इंस्पिरेशन को, या फिर हम कह सकते हैं वो डेप्थ को इंक्रीज़ करता है। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम इंस्पायर करते हैं तो हम इंस्पायर करते जाते हैं और फिर एक्सपायर कर देते हैं, तो हमारी इंस्पिरेशन प्रोलॉन्ग हो जाती है, लंबी हो जाती है, उसकी डेप्थ बढ़ जाती है। तो ये किसका काम है? एपनियोस्टिक का। अब आ जाता है दूसरा सेंटर न्यूमोटैक्सिक। न्यूमोटैक्सिक क्या करता है? एपनियोस्टिक ने क्या किया था, उस ब्रेथ को प्रोलॉन्ग कर दिया था। एपनियोस्टिक तुरंत इस सेंटर को इनहिबिट करता है और वो जो प्रोलॉन्ग हो रही थी एकदम से स्टॉप होकर के वापस हम बाहर छोड़ देते हैं एयर को। ठीक है, तो ये इसको कंट्रोल करते हैं। अगर न्यूमोटैक्सिक नहीं होगा तो हम इंस्पायर करते जाएंगे और एक बहुत ही प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन हो जाएगी। तो न्यूमोटैक्सिक का काम क्या है? इसको ऐसे देख सकते हैं, लेट्स से ये नीचे इंस्पिरेशन है, ऊपर एक्सपिरेशन है। ठीक है, आपने इंस्पायर करना शुरू किया। ओके, तो जैसे आप इंस्पायर करने लगे एकदम से इंस्पिरेशन आपकी बंद हो जाती है। ठीक है, मतलब एकदम से आप इंस्पायर करते हो, एकदम से इंस्पिरेशन बंद हो जाती है। किसके अंडर? इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर की वजह से। अब क्या होगा अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर काम करता है, जैसे कि एपनियोस्टिक तो उसको प्रोलॉन्ग कर रहा था, अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर जल्दी जल्दी इसको इनहिबिट करने लग गया। तो जैसे ही इसने प्रोलॉन्ग करने का काम शुरू किया, एकदम से इसने रोक दिया, तो इसने बस अपनी इंस्पिरेशन को रोक दिया, बाहर छोड़ दिया हुआ। फिर इसने तुरंत इंस्पायर करा, इसने तुरंत रोक दिया। तो इससे क्या होगा? रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। जल्दी जल्दी ये थोड़ी देर इसने इंस्पायर किया, जल्दी छोड़ दी, जल्दी ली, जल्दी छोड़ दी। तो न्यूमोटैक्सिक एक तरह से क्या करता है, इसको जल्दी जल्दी इनहिबिट करके, इसको प्रोलॉन्ग ना होने की बजाय बार बार इनहिबिट कर करके रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देता है। तो ये दोनों का फंक्शन इंपॉर्टेंट, इनकी लोकेशन एपनियोस्टिक प्रोलॉन्गेशन एंड डेप्थ को इंक्रीज़ करता है। न्यूमोटैक्सिक इसको इनहिबिट कर करके जल्दी जल्दी इसकी इंस्पिरेशन को रोक देता है, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा देता है रेस्पिरेशन की। तो ये रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है। अब हमें पता है कि हम ओपियोइड्स का साइड इफ़ेक्ट होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो ओपियोइड्स मेनली कैसे काम करते हैं? जो ओपियोइड्स हैं वो इस पेसमेकर को, प्री बोजिंगर कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देते हैं। अब पेसमेकर इनहिबिट हो गया, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। ओके, अब नीचे मेडुला वाले दो सेंटर्स की बात करते हैं, डीआरजी एंड वीआरजी की। डीआरजी डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये कंट्रोल करता है इंस्पिरेशन को, और वीआरजी कंट्रोल करता है फोर्सफुल एक्सपिरेशन को। इनको एज इट इज़ याद रखना, इनके फंक्शंस को। इसको कैसे याद कर सकते हैं? निमोनिक है, DIVE, डाइव। ओके, डाइव करना। तो जो DRG है वो इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है एंड जो VRG है वो एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है। वैसे देखा जाए तो एक्सपिरेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। आप इंस्पायर कर लो, लंग का वॉल्यूम बढ़ा लो, जो मसल्स है वो रिकॉयल होकर के अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन पे आएंगी और उससे वॉल्यूम कम हो जाएगा थोरैक्स का।
तो बट हाँ, एक एक्सपीरेशन के लिए हमें कोई किसी उस कंट्रोल की ज़रूरत नहीं, बट अगर आपको फोर्सफुली एक्सपायर करना है तब तो आपको एक्स्ट्रा मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, एक लेवल से ज़्यादा, ताकि आप ज़्यादा एक्स्ट्रा ही हवा बाहर फेंक सको। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के लिए आपको वीआरजी चाहिए, तो निमोनिक्स से डीआरजी एंड वीआरजी के फंक्शन याद रहेंगे, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन एंड डेप्थ और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाने का काम इनका है। अच्छा, एक ये लाइन ऐसे लिखी थी, इसको एज इट इज़ देखते हैं। ऑनडाइन कर्स क्या था? ये एक कर्स मतलब श्राप था, ये एक स्टोरी थी इसके पीछे, छोड़ो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या होता है, रेस्पायरेशन बिकम वॉलेंट्री बिकॉज इनिबिट हो जाता है कौन? प्रीबोजिंगर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, स्टोरी दरअसल ये थी कि ऑनलाइन एक कोई थी शायद, उसको श्राप मिला था कि उसकी जो सांस है ना वो उसकी वॉलेंट्री कंट्रोल में होगी तभी चलेगी। जैसे कि हम कुछ भी काम करते हैं, हम सबकॉन्शियसली हमारा ब्रेन अपने आप इंस्पायर एक्सपायर कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर हमें एक एक सांस सोच समझ के लेनी पड़े, जैसे हमने अपना ध्यान हटाया हमारी सांस बंद हो जाए। तो यही है कि प्रीबोजिंगर कॉम्प्लेक्स एक पेसमेकर है, पेसमेकर अपने आप काम करता है बिना हमारी नॉलेज के। अगर ये इनिबिट हो जाए तो इसमें रेस्पिरेशन अपनी मर्ज़ी से लेनी पड़ेगी। जब हमारा दिमाग में रहेगा हमें सांस लेनी, तभी हम सांस लेंगे। तो बस एक स्टेटमेंट थी ऑनलाइन कर्स की कि प्रीबोजिंगर कॉम्प्लेक्स इनिबिट हो जाते हैं इसमें एंड रेस्पिरेशन वॉलंटरी बन जाती है। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न, एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न। इस वाले को देखते हैं। ये हमारा नॉर्मल क्या है? ब्रीदिंग पैटर्न है। ओके, ये है आपकी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ऐसे होती है। ओके, एक आपके पास एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं बायोट्स रेस्पिरेशन। बायोट्स में क्या होता है, आपके पास इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होती है, बट कुछ टाइम बाद कंप्लीट एपनिया हो जाती है। मतलब सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, ले रहे हो छोड़ रहे हो, और कुछ सेकंड्स के लिए ना सांस ले रहे हो ना छोड़ रहे हो, तो एपनिक फेस आ जाती है कुछ टाइम के लिए, और फिर से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करके कंटिन्यू हो जाती है। फिर एपनिया की फेज़ आती है। तो एक नॉर्मल फेज़, देन उसके बाद एक एपनिक फेज़ एंड देन नॉर्मल फेज़। तो इसको बोलते हैं बाइट्स रेस्पिरेशन। ये देखने को मिलती है आपको ब्रेन या कोई सीएनएस डेथ या सीएनएस प्रॉब्लम में। ओके, फिर आ जाती है आपके पास कुशमोल रेस्पिरेशन। ये तो बहुत कॉमनली सुना है हमने सबने। इसमें क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा डीप रेस्पिरेशन हो जाती है, फास्ट एंड डीप रेस्पिरेशन हो जाती है। ओके, ये देखने को मिलती है आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। जितनी भी कंडीशन एसिडोसिस से रिलेटेड है सब में कुछ मॉल, जैसे कि लैक्टिक एसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, सैलिसिलेट पॉइजनिंग, यूरेमिया, मेथेनॉल, ठीक है। डीके का तो बहुत इंपॉर्टेंट आता भी है कि डायबिटिक पेशेंट है उसको डीके हो जाता है, तो कुछ मॉल रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, बहुत ही डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग। ओके, अब तीसरी आ जाती है अब नॉर्मल में काइन स्ट्रोक। काइन स्ट्रोक देखने को मिलती है सीवीएस से रिलेटेड बहुत सारी कंडीशंस में। तो क्वेश्चन में कभी भी अगर हार्ट से रिलेटेड कोई कंडीशन दी है तो काइन स्ट्रोक्स का सोचना है। ब्रेन से रिलेटेड दी है तो बी से ब्रेन, बी से बाइट्स का सोचना है। काइन स्ट्रोक में क्या होता है, आपके पास हाइपो रेस्पिरेशन होएगी, मतलब बहुत ही कम फ्लो वाली होएगी, एकदम से बहुत ज़्यादा फ्लो वाला होएगा, फिर कम वाली होएगी, फिर एपनिया, ठीक है। तो हाइपो, हाइपर, हाइपो एंड देन एपनिक। तो कम ज़्यादा कम स्टॉप, कम ज़्यादा कम स्टॉप, ठीक है। ये वाली जो है ना, तो इसको मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, चेन, काइन की जगह क्या पढ़ना है इसको, चेन स्ट्रोक। तो चेन की तरह आपको पैटर्न दिखेगा इसका। ओके, जैसे चेन का एक छल्ला ये हो गया, एक छल्ला ये हो गया, तो हम जब चेन बनाते भी हैं तो ऐसे बनाते हैं। तो बीच से ज़्यादा होता है, देन कम होता है, कम होता है, ठीक है, कम होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, ऐसे कुछ याद रख लेना इसको। ये नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न्स आ गए। अगला जो टॉपिक है वो है केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हाँ, अच्छा उससे पहले ये 2 पॉइंट्स रह गए, सॉरी। हाँ, तो हमारे पास कुछ रिफ्लेक्स होते हैं। पहला रिफ्लेक्स है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स क्या करता है, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, इट प्रिवेंट्स ओवर डिस्टेंशन ऑफ लंग्स एल्वुलाई एट लार्ज टाइडल वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है,
हम जब इनहेल करते हैं, हमने सपोज़ सांस ली अंदर, तो एक टाइम के बाद आप वो सांस नहीं ले पाते हो, एकदम से आपकी सांस छूट जाती है। मतलब आप कितनी कोशिश कर लो, आप बहुत लंबे टाइम तक सांस नहीं रोक के रख सकते हो। मतलब इनहेल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नहीं कर सकते। एक टाइम बाद आपकी सांस छूट जाएगी। वो क्या होता है, तो आपके लंग्स में क्या रिफ्लेक्स है, एक हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स होता है। ये क्या प्रिवेंट करता है, आपके लंग्स की जो एल्वेला है ना, उनको एक टाइम के बाद ओवर डिस्टेंड नहीं होने देता है। कि जैसे अगर ये एल्वेलाई है, तो एल्वेलाई में सपोज़ आप एयर लेते जा रहे हो, बहुत डीपली एयर लेते जा रहे हो, तो ये डिस्टेंड हो गई। बट एक टाइम बाद ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगी कि इनके ऊपर क्या लगा होगा, एक स्ट्रेच रिसेप्टर लगा होता है। ठीक है, वो स्ट्रेच रिसेप्टर की हेल्प से ये एक सिग्नल भेजती है, एंड ब्रेन क्या करता है, आपकी इंस्पिरेशन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स का क्वेश्चन मतलब ये आएगा कि इसका काम क्या है, ये ओवर डिस्टेंशन को प्रिवेंट करती है। ओके, एंड दिस इज कैरिड बाय स्लो अडेप्टिंग माइलिनेटेड वेगस नर्व के जो फाइबर्स होते हैं ना, वो कैरी करके लेके जाते हैं इसके रिफ्लेक्स को। तो ओवर डिस्टेंशन याद रखना है कि ये किसको प्रिवेंट करती है, ओवर डिस्टेंशन। लंग्स को ज़्यादा नहीं, एल्वेलाई को ज़्यादा डिस्टेंड नहीं होने देती है जब आप बहुत ज़्यादा डीपली इंस्पायर करते हो। ओके, वेगस नर्व सिग्नल कैरी करती है। दूसरा रिफ्लेक्स है जे रिफ्लेक्स। जे रिफ्लेक्स का है इट फीलिंग एपनिक ब्रेथलेस इन पल्मनरी एडेमा। जब पल्मनरी एडेमा हो जाता है तो आपको डिस्निया फील होने लगता है, ब्रेथलेसनेस फील होने लगता है, वो जे रिफ्लेक्स की वजह से होता है। तो दोनों रिफ्लेक्स का बस याद रखना, जैसे कि जे रिफ्लेक्स में पल्मनरी एडेमा से रिलेटेड है, एंड हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आपका ओवर डिस्टेंशन को प्रिवेंट करने के लिए।